जिंदगी जब कभी बैकफुट पे धकेल देती है या धोखा करती है तो बहुत से लोग सिर्फ उससे उभरने के लिए देखते हैं, जबकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। और ऐसी ही एक इंस्पिरेशन हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है नीरजा मलिक। ये कैंसर सर्वाइवर है और मोटिवेशनल स्पीकर है, और मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है ये बताते हुए कि इग्नाइट स्पार्क टीम का हिस्सा है। तो मैम, स्वागत है, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेहद शुक्रिया। और रवि, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी मुलाकात घसीटी जा रही है, विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी। सो वट एवर हैपन्स बच्चा, ऑलवेज हैपन्स फॉर अ रीज़न, राइट। और आप हर एक चीज़ को या तो पॉजिटिवली देख सकते हैं या उसको नेगेटिव, या तो नेगेटिवली। अब मैं कह सकती थी ओहो कितना टाइम बर्बाद हो गया, नहीं। पर जब मैं यूथ के साथ बैठती हूँ मुझे वो एनर्जी मिलती है। सो जब एनर्जी एक्सचेंज होती है, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम मी टू यू, इट इज़ फ्रॉम यू टू मी। जो वाइब्रेशंस होते हैं, हम इंसान हैं, पर हमारी इंसानियत कैसे पता चल जाती है? इट इज़ थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू फीलिंग्स, थ्रू एनर्जी। और रवि, मैं आपको एक बात बताती हूँ जी, और हमारे दर्शकों को भी आज जो आपको सुनने को मिलेगा, काफ़ी अलग अलग किस्म की चीज़ें होंगी। हमारी वार्तालाप हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, तो कुछ भी एनीथिंग कैन बी अंडर डिस्कशन। पर कभी कभी मैं क्या करती हूँ, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट, कि सोचो कि मैं आई एम एंटरिंग अ हॉल ऑफ वेदर इट्स 50 people, 1000 people और 5000 people। तो ये ट्रिक आप ट्राई करो। कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि एंटर करने से पहले मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ, जब हम छोटे थे ना, वो बबल्स, सर का पानी लगा के बबल्स आजकल पैसों में मिलते हैं आज करेक्ट। तो वो बबल्स मैं पूरे ऑडियंस के ऊपर इमेजिन करती हूँ, और एक एक बबल में मेरा दिल है। तो अब जो कहते हैं ना कि आपके कमरे के अंदर आने से पहले ही आपकी वाइब्रेशंस पहुंच जाती है। सो इट्स प्रिपेयर्ड ऑडियंस ऑफ 5000, 10,000 और इवन 20 people और 50, 70, 100। जैसे मैं जाती हूँ वो बबल्स मैं बर्स्ट करती हूँ, और बबल्स बर्स्ट होते हैं तो मेरे दिल, हजारों दिल मेरी ऑडियंस तक पहुँच जाते हैं। तो बिफोर आई इवन एंटर द रूम, प्यार ही प्यार मेरे लिए वेट कर रहा है। सो यू हैव दैट ऑरा आल्सो। आपको जब पता चला था कि आपको कैंसर है, डायग्नोस हुआ था, हाँ जी, तो उस टाइम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और वो फीलिंग कैसी थी अंदर से? क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त आप? बहुत शॉक, क्योंकि जब पता चलता है कि कैंसर हो गया है, जिसके ऊपर बीत रही है, इट्स शॉकिंग, इट्स शैटरिंग, जैसे कि पूरी दुनिया ब्लास्ट हो गई है। यस रवि, ये सब चीज़ें मुझे हुई थी, बट द फीलिंग बिहाइंड इट वॉज नॉट के हाय मैं मौत से डरती हूँ या मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है, नहीं। द फीलिंग वॉज दैट मेरे जुड़वे हैं, खाली 7 साल के हैं, इनका क्या होगा। अच्छा रवि, मैंने आपको पहले नहीं बताया है
पर in 3 generations of my family, I am the 46th person who has gone through cancer. तो अब it can be 2 reactions कि हाय मुझे भी हो चुका है. All my life मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे हो जाएगा, अब हो चुका है. No, जो होना है, जब होना है, जिसके साथ होना है, क्यों होना है, कैसे होना है, not my problem. पर जब हुआ, this is it. उसके बाद 46, 47, 48, 49, there are about 50 of us. But सब रवि एटीट्यूड के ऊपर है कि यहाँ ये सुन के आप डर मर सकते हो या आप सोच सकते हो कि हाँ हो गया है, व्हाट नेक्स्ट, क्या किया जाए ताकि हम इस सिचुएशन से सबसे बेहतर तरीके से निकल सकें. तो आपने क्या किया? पहले तो मैं रोई 3 दिन के लिए रोई. अच्छा. एंड लाइक आई टोल्ड यू, मुझे मौत से डर नहीं था, पर मेरे बच्चे छोटे थे. रवि, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड. तो काफ़ी चीज़ें जो मुझे होती हैं मैं उनके ऊपर सरेंडर कर सकती हूँ, कर देती हूँ कि आपकी ये इच्छा, दिस इज गॉड्स विल एंड आई एम गोइंग विद इट. ठीक है. पर मुझे ऐसे लगे कि ओ गॉड, मेरे बच्चों का क्या होगा. 4th स्टेज. और डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा कि आपको 25% चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं, पर हिंदुस्तान में नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकती है. मैंने कहा क्या? आप जाइए, फ्रांस जाइए, अमेरिका जाइए. उन दिनों में 1998 में एक चीज़ थी, स्टेम सेल रिसर्च शुरू हुई थी. तो ये डॉक्टर सब जाने पहचाने डॉक्टर सोच रहे थे कि आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा, यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर दिस ट्रीटमेंट. तो मैं रोई. फिर ट्यूबलाइट, क्या कहते हो, एनलाइटनमेंट कि क्या भगवान ने मुझे बोला कि तू उल्टी गिनती शुरू कर, तू तो मरने वाली है. नहीं, ये जजमेंट किसने पास की? एक इंसान ने. और मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि गॉड इज डॉक, डॉक इज गॉड. जैसे आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, ऐसे आप अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करो that he will do the best for you. And once you do that, वो विश्वास, वो faith, वो trust, उससे आपकी treatment will just flow and all will be well. वो क्या 3 Idiots की जो कहानी है ना, all is well. All is well. वो मैंने सोचा एंड मैंने अपने आंसू पोंछे. और एक शैम्पू है जिसका नाम है नो मोर टीयर्स. उस दिन मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं आंसू बर्बाद नहीं करूंगी और मैं एक गोल पकड़ूंगी. तो क्या गोल था कि मैं अपने 7 साल के बच्चों के लिए जीऊंगी. वो गोल रखा. अब रवि, एक छोटी सी बात है कि जिस तौर से, जिस रास्तों से मैं गुजरी हूँ, जो भी मैं वो रास्तों से सीखती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करती हूँ. तो मैंने क्या किया, गोल. आहा, गोल. तो अगर कोई पेशेंट है जिसके छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा अच्छा
बच्चा आपका स्कूल जाएगा, यू हैव टू लिव फॉर इट। अच्छा, आपका बच्चा स्कूल जाता, अभी तो कॉलेज जाएगा, यू हैव टू लिव फॉर इट। कॉलेज जा रहा, अभी तो उसकी शादी होनी है। मतलब कि मैं उनको ऐसे गोल दिखा देती हूँ ताकि वो फोकस नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ जाए। बिल्कुल। और अगर रवि, ये इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि अगर मैं आपको 20 चीज़ें बोली, रवि व्हाट अ स्मार्ट शर्ट, व्हाट अ हैंडसम फेस, तेरा ये जो नाक है ना, क्या क्या नक्श नैन तेरी निकल आए हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, तेरी आंखें, 20 beautiful things about you, right, that you have such a loving nature, that you listen, you are so compassionate। 20 चीज़ें और एक कुछ मैं नेगेटिव बोल दूँ, so ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वहीं जाएगा नेगेटिविटी में। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, कैसे बोला? तो हमको क्या करना है? अच्छा, रवि ने मुझे ये कहा, इतनी अच्छी चीज़ें बताई, मुझे वो चीज़ों में खुश होके आई शुड मूव फॉरवर्ड। या रवि ने मुझे ये क्यों बोला, ओहो, एंड आई वेस्ट माई टाइम एंड माई एनर्जी, माई ऊर्जा ऑन थिंग्स दैट आर नॉट वांटेड। चॉइस किसकी है रवि? अपनी है, आपकी अपनी है। तो आप अपनी डेस्टिनी के मालिक हो। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ऐसे रीजंस हैं कि लोगों को जैसे ही ऐसी मतलब बीमारी के बारे में पता चलता है या जब वो डायग्नोस्ड होते हैं तो वो बिल्कुल ही अंदर से टूट जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं? एकदम आपने जो शब्द यूज़ किया है ना, टूट जाते हैं। क्योंकि जो पैसे लगते हैं वो तो अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं इमोशंस की, हम बात कर रहे हैं दिल की, हम बात कर रहे हैं डर की। तो मैं आपको रवि बताना चाहती हूँ और हमारे दर्शकों को भी कि ज़्यादातर जो लोग गुजर जाते हैं वो कैंसर से नहीं गुजरते, वो कैंसर नाम के डर से, हौवे से, डर से गुजर जाते हैं। और एक क्लियर एग्जाम्पल है कि आप देख रहे हो कि मैं कैसी हूँ। मेरी तरह हम 10 औरतें हैं, वेट सेम है, हाइट सेम है, कैंसर की जो डायग्नोसिस वो प्रोग्नोसिस सेम है, सब कुछ सेम है। 3 औरतें तो उसी वक्त बिखर के मर जाएंगी। कैंसर तो शुरुआत भी नहीं हुई है, पता चला है, पर पता चल गया कि 4th स्टेज है, पता चल गया है कि यहाँ नहीं आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, बाहर जाना है। पर 3 जन तो वही सुन के बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो व्हाट इज इट? क्या है जो लोगों को अलग करता है? आपकी परसेप्शन, आपकी फीलिंग्स, आपका विश्वास भगवान में, आपका विश्वास अपने पे। उस यू कैन यूज दैट एज अ फाउंडेशन एंड देन मूव ऑन। बढ़ते चलो, चलते चलो, जब तक कि सब ठीक ठाक नहीं हो जाए। अच्छा मैम, आपका डायग्नोस हुआ कैंसर, हाँ आपको पता लगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चला, और तो वो ट्रीटमेंट का जो फेज़ था उसको कैसे टैकल किया? क्योंकि वो भी काफ़ी क्रिटिकल रहा हुआ होगा। समटाइम्स आपको ये भी फील हुआ होगा कि यार कि अब तो क्या ही हो गया है ना। तो कई बार आदमी की शरीर भी काम नहीं करता, बीमारी है ओबियसली, तो वैसे ही हम थक जाते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो मन से भी हताशा निकलने लग जाती है कि नहीं अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आपको फील हुआ था ऐसा कुछ? और हुआ था तो आपने वो सारी चीज़ें टैकल कैसे की, वो फेज़ जो कैसे ही बिताया? यू नो, आप बहुत ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो विच आर वेरी मीनिंगफुल। तो क्योंकि मेरी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया है,
I was a high risk case. Why was I a high risk case? क्योंकि I was the 46th in my family. तो because I was the 46th, मुझे ट्रीटमेंट जो दिलवाई गई बहुत ही सख्त थी. पहले तो माई सिस्टर इन बॉम्बे एंड माई कज़न मासी की बेटी अमेरिका में, दे गॉट माई डॉक्टर्स इन टच विद द डॉक्टर्स देयर, जॉन हॉपकिंस, जहाँ मेरा टिश्यू गया था. तो फिर वो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि मेरी ट्रीटमेंट क्या होगी. एंड इट वाज डिसाइडेड, मैंने कह दिया था सबको, मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा. इन एनी केस मैं वहाँ मरूँ या यहाँ मरूँ, कहीं तो मरना है. बट आई वॉज क्लियर दैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड डाई. तो मम्मी ने कहा आप चेन्नई में नहीं रहोगे, आपका सपोर्ट सिस्टम बॉम्बे में है, आपके हस्बैंड काम पे जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, हम एक एल्डरली लेडी भेज देंगे जो बच्चों का देखभाल करेगी, और आप बॉम्बे आके. तो वही मैंने किया, सर्जरी एक करके वापस, कीमोथेरेपी वापस, और फिर रेडिएशन. जो दवाई उन्होंने मुझे दी, उल्टियाँ भी आई. ऐसी एक दवाई है टैक्सोल, जो शरीर में जहाँ आपके ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में हिलती है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पेन होता है, दर्द होती है. मतलब कि बिस्तर पे मैं ऐसे भी लेट नहीं सकी, या पीछे ढांसना भी लगा नहीं सकी, क्योंकि जहाँ पे मैं टच करती थी दर्द होता था. तो एक दिन मैं बैठी थी ऑन द एज ऑफ द बेड, एकदम मतलब कोने में, और जहाँ मिनिमम पेन, मिनिमम टच, मिनिमम पेन. और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बस बहुत हो गया. ऐसे बैठी थी. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि किसी का हाथ मेरे सर पे है. और मैंने आंखें खोली और शिरडी साईं बाबा उधर खड़े थे. अब मैंने देखा ऊपर, क्योंकि उस वक़्त मैं टूट गई थी. मैं चाहती थी कि हाँ ये दिस इज़ टू मच टू बेयर, आई वॉन्ट टू, मैं क्या कर सकती हूँ, वॉन्ट टू एंड इट ऑल. पर उनका जो चेहरा था, लुक्स अ लॉट लाइक माई फादर बाय द वे, द बियर्ड एंड एवरीथिंग. एंड हिज हैंड वाज ऑन माई हेड एंड आई लुक्ड, तो एक हाथ मेरे सर पे एंड वन हैंड ब्लेसिंग मी. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. एक बात वो ही हुई, जब मेरा डायग्नोसिस हुआ चेन्नई में, और सबने कहा कि तू बॉम्बे आ जाओ. यू विल नॉट बिलीव इट, तकरीबन 30 जन रात को मेरे घर पहुंच गए. मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग. पता नहीं कैसे, वो कहते ना भंडार, सब ने वहीं खाना खाया. एंड अगले दिन दे वर 40-50 लिटरली people at the airport to see me off. सबने कार्ड्स लिख के, it was जैसे कि बैंड बाजा बारात, you know, but the concern, the love of all these people जो मेरे लिए आए, मुझे टाटा बाय बाय करने के लिए. कार्ड्स कलेक्ट किए, पोथा, प्लेन में बैठी. खाली एक सीट मेरे बाजू में कोई नहीं था, पूरा प्लेन भरा हुआ था. मेरी आइल की सीट थी. प्लेन चल पड़ा, और एक एक करके मैं वो कार्ड्स खोले अथरू. क्यों? क्योंकि
इतनी प्यार भरी बातें मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी जो भी आए थे, और यहाँ कोई नहीं बैठा है। और मैं भगवान में बहुत फेथ रखती हूँ। और परमहंस रामकृष्ण मिशन में 1988 में मेरी इनिशिएशन हुई थी। मुझे मंत्र दिया गया था, विच बाय द वे लेट मी टेल यू कि वो मंत्र ने मुझे बहुत ही मजबूती, स्ट्रेंथ, करेज, रेजिलियंस दी। क्योंकि जब आपकी ट्रीटमेंट होती है या ट्रीटमेंट से पहले आपको इतने टेस्ट करने पड़ते हैं, तो ऐसे लगता है आपके साथ वो रेडिएशन के वक्त कोई नहीं होता, आपके साथ जब मशीन को फिक्स करना पड़ता है कि इसको रेडिएशन कराएंगे तो कहाँ से कराएंगे, या जो टेस्ट हैं, MRIs हैं, कोई आपके साथ नहीं होता अंदर आपका। और आप कभी कभी ठंड में ऐसे आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ताकि सब मशीन में दिख जाए। 45 मिनट्स आप हिल नहीं सकते हो। तो क्या मेरे दिमाग में मेरा मंत्र, शांति, डीप ब्रेथ्स, मेडिटेशन, ये सब was what I got the strength from. So I'm very happy कि 1988 16th of April मेरा इनिशिएशन हुआ, मुझे मंत्र मिला। और उसके बाद तो बल्ले बल्ले कितनी चीज़ें हो रही हैं, पर माय मंत्र, माय प्रेयर्स, माय सरेंडर, वो कहते हैं ना शरणागति, कि हे भगवान जो भी मेरे तरफ आ रहा है, आई एम गोइंग टू लुक एट इट एज प्रसाद। दिस इज योर विल एंड यू हैव गिवन इट टू मी। Now look at this. मैं आपको as a blessing. As a blessing, but look at what I'm going to tell you now. कि आपने मुझे दिया है ना, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपने मुझे प्रॉब्लम दिया है, तो आप ही मुझे सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि मेरे पे आई डोंट हैव द टाइम, आई एम वेरी बिजी। आपने प्रॉब्लम दिया, आपका प्रॉब्लम है कि आप मुझे सॉल्यूशन दें और मैं उस सॉल्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ सकूं। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग थे स्टार्टिंग से, आपने काम भी किया है और फैमिली भी अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो कितना खर्चा आ गया? क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि बहुत से लोग इंडिया में जो हैं वो पुअर और मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते कि कैंसर जैसे ट्रीटमेंट जैसे फॉरेन जाके ले सकें और कहीं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं आपके माइंड में? बेटा कोविड से पहले आपका कितना खर्चा आया था पहले? मैं उस वक़्त क्या है कि मैं तो खर्चे के बारे में मैंने सोचा नहीं। And I want to tell you very clearly. Approx तो no, not idea. At all. I'll tell you why. क्योंकि like you say, अलग-अलग लोगों के पास अलग-अलग क्या कहते हो? They have different financial difficulties, and they have different ways. तो अगर कभी-कभी मुझे कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, I had people, my in-laws, my family. To be able to get it for me. कोई बाहर गांव जा रहा था, किसी ने कोई चाइनीज़ मेडिसिन भी मेरे लिए लगाई, चाइना से मंगवाई थी मेरे हस्बैंड ने। तो मैं आई मेक वन थिंग वेरी क्लियर बेटा, आई कैन गिव टिप्स ऑन हाउ टू गेट द फाइनेंसेस, पर मैं जो काम मैं कर रही हूँ, I don't get into the finances at all. Okay. मेरा है what is counseling for me? Counseling is कि जिस
रास्ते से मैं गुजर आई हूँ, आप उसी रास्ते से जा रहे हो। मुझे बहुत सपोर्ट मिली, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सपोर्ट, फाइनेंस इज वन थिंग, मुझे कौन सी सपोर्ट मिली? इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो ये चीज़ों का मेरे अंदर एक भंडार है, और मैं ये सब बांटती फिरती हूँ। सो एक और चीज़, मैं दर्शकों प्लीज़ मेरी बात ये गौर से सुनिए कि जैसे अब मैं आपको मिल चुकी हूँ, कल मैं एक मॉल में या एक मेट्रो स्टेशन पे आपको देखूंगी, तो मेरा चेहरा खिल जाएगा, अरे रवि। और रवि मेरे पास आए, मैम या जो कुछ भी आप मुझे बुलाते हैं, मेरे दिल से क्या हो रहा है? वार्मथ एंड वेलकम। तो मैं लोगों को ये बताती हूँ कि देखो, जब आपकी ट्रीटमेंट हो, आप ऐसे सोचिए कि आप अपनी ट्रीटमेंट को ऐसे वेलकम कर रहे हो, ऐसे दिल के करीब रख रहे हो, जैसे कि आपका फ्रेंड। समझ रहे हो? ये नहीं कि हाय कैंसर ट्रीटमेंट, और आप अपने आप में रो रो के पागल हो जाओ। कैंसर ट्रीटमेंट, अब मैं कैसे देखूं? आई विल वेलकम द ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ फॉर माई गुड। सर्जरी हो रही है, सर्जरी मतलब नाइफ। अब एक एप्पल होता है, एप्पल का एक हिस्सा खराब है, हम छुरी लेके उसको काट देते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। एप्पल एकदम बढ़िया। तो आप ऐसे सोचो कि जब आपका कैंसर का ट्यूमर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? छुरी लेके वो हिस्सा निकाल देता है, और कैसे देखता है कि एक मार्जिन होना चाहिए। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 2 बार ही हो चुका है। आई हैव कॉन्कर्ड इट ट्वाइस। यू हैड 2 times. 2 times. सो आई विल नॉट से कि मैं वॉरियर, कैंसर वॉरियर हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, कैंसर फाइटर हूँ, कैंसर ये कैंसर। मैं अपने आप को बोलती हूँ कैंसर कॉन्करर, कि मैंने उसके ऊपर काबू कर लिया है। ठीक है ना? सो मैं सोचूंगी कि मुझे आज सर्जरी होने वाली है, द डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड एंड आई वेलकम द नाइफ, क्योंकि वो नाइफ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ फॉर माई गुड। वो ट्यूमर को निकाल के बायोप्सी के लिए भेजेगा टू सी व्हाट द कंडीशन इज, सो दैट आई कैन बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। राइट। अब ब्रेस्ट कैंसर, आधे लोग कहते हैं, मैं जब मुझे डायग्नोसिस हुआ था और सब कुछ चेन्नई में हो रहा था, उन्होंने डिसाइड किया था कि मैस्टेक्टमी होगी। मैस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द होल ब्रेस्ट। तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया था कि रिमूवल ऑफ द होल ब्रेस्ट, फिर मेरी कीमोथेरेपी होगी, फिर रेडिएशन होगा। तीनों डॉक्टरों को मैं मिल चुकी थी चेन्नई में, पर मम्मी ने कहा, बेटा तेरा तो सपोर्ट सिस्टम बॉम्बे में है, किसी को भेजेंगे बच्चों को देखने के लिए, तू बॉम्बे आ जा। एयरपोर्ट से हम सीधा अस्पताल पहुंचे, जहां मैं अपने सर्जन को मिलने वाली थी। अब उनका कमरा नहीं था उधर, तो एक इमरजेंसी रूम में मुझे बुलाया गया और एक नर्स को बोला कि एक तू इंच टेप ले आ। मैं घबराई कि मुझे टेलर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सर्जन की ज़रूरत है। पर बकायदा उन्होंने देखा कि भाई ट्यूमर, यू कुड फील इट, और सब मैं टेस्ट करवा के आई थी, तो उनको पता था कि क्या किधर है, और वो देख रहे थे कि डिस्टेंस क्या है वगैरह वगैरह।
और फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ बैठिए। तब तक मैं लेटी पड़ी थी। आप यहाँ बैठिए और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लंपेक्टमी करेंगे। लंपेक्टमी मतलब कि ब्रेस्ट का जहाँ वो ट्यूमर है उसको मार्जिन देखेंगे और वही हिस्सा निकालेंगे। अब मैं तो रोने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि चेन्नई में उन्होंने कहा था कि तेरा तो हम मैस्टेक्टमी करेंगे, पूरी ब्रेस्ट निकालेंगे। जैसे कि कोई प्रपोज करता है ना, मैं अपने घुटनों पे पहुंच गई और मैंने डॉक्टर को बोला प्लीज़ आप मेरे लिए मैस्टेक्टमी कीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि चेन्नई में मैस्टेक्टमी होने वाली थी। उन्होंने कहा ऐसे करो, ये देखो। बहुत अच्छी ड्राइंग उन्होंने बनाई कि देखो ये है आपका ब्रेस्ट, आपका ट्यूमर ऊपर है। मतलब कि अगर मैं ट्यूमर निकालूं अच्छे मार्जिन के साथ पूरे करीब, मैं इतना हिस्सा निकाल के जो जहाँ से निकाला है उसको हम स्टिच कर देंगे। एवरीथिंग विल जॉइन एंड यू विल बी फाइन। तो मैं रोने लग पड़ी, नहीं नहीं मुझे आप प्लीज़ मैस्टेक्टमी करो। पर जब उन्होंने ये डायग्राम दिखा के बनाया, देख अगर तेरी ट्यूमर चेस्ट की तरफ होती तो मुझे मैस्टेक्टमी करनी पड़ती। अभी तेरी ट्यूमर चेस्ट के पास नहीं है, ऊपर के क्वाड्रेंट में है, तो हम लंपेक्टमी कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह वो सिचुएशन को दिमाग में रखा। एंड रवि, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डॉक्टर। उन्होंने मेरे को मैस्टेक्टमी से बचा दिया, पर जो मुझे सीख दी, मैंने पता नहीं कितने लोगों की मैस्टेक्टमी नहीं कराने दी। क्यों? अब मेरी सोच देखो, मैस्टेक्टमी जब करो तो पूरा ब्रेस्ट रिमूव करते हो, मतलब जितनी काट है वो एरिया भी बड़ा है। तो जब एक चोट आती है, वो चोट को हील करने में टाइम लगता है। अब अगर मैस्टेक्टमी है तो कितना हिस्सा कटा जाता है। द वुंड इज बिग। अगर वो लंपेक्टमी है तो छोटा सा हिस्सा, जैसे कि एप्पल का आपने निकाल दिया, मार्जिन लिया और सर्जरी हो गई। वो सब जो द ब्लड वेन्स एंड कैपिलरीज, नर्व्स, जो कुछ भी है उसको अच्छी तरह जॉइन करके ऊपर से स्टिच कर दिया। तो अब कौन सा बड़ा हिस्सा है, मैस्टेक्टमी का कि लंपेक्टमी का? जो लंप है वो छोटा है। और मैं लोगों को क्या कहती हूँ कि अगर डॉक्टर ने, पहले तो डॉक्टर आपको चॉइस नहीं देंगे ना, अगर उनके मुताबिक आपको मैस्टेक्टमी करानी है तो वो आपको पूछेंगे भी नहीं। दे विल नॉट आस्क यू कि आप क्या चाहेंगे, आपको हम चॉइस दे रहे हैं। दे विल डू द मैस्टेक्टमी एंड दैट्स इट। पर अगर कोई डॉक्टर पूछे कि आपका चॉइस है, आप या तो हम आपके लिए मैस्टेक्टमी करा सकते हैं या लंपेक्टमी करा सकते हैं, the doctor will not give you a choice if there is no choice. राइट। मैस्टेक्टमी है तो करानी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर चॉइस दे रहे हैं तो फिर सोचो समझो और वो कराओ, क्योंकि लंपेक्टमी में जो हीलिंग का है वो कम है। बिल्कुल, समझे ना? वो हो गया आपका सर्जरी। तो कभी कभी लोगों का सर्जरी हो जाता है और मैं इनको कहती हूँ कि आप तो क्योर हो गए। क्यों? क्योंकि निकाल दिया है हमने। ट्यूमर जो था मैलिग्नेंट, कैंसरस। अच्छा, एक और बात रवि,
सब ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते, मलिग्नेंट नहीं होते, बिनाइन, द वर्ड इज बिनाइन, कि ये ट्यूमर है या तो कैंसर है, मलिग्नेंट है, या तो ट्यूमर है पर कैंसर इसमें नहीं है, मलिग्नेंट नहीं है, कोई आपको खौफ या डर की बात नहीं है। तो मैं बोलती हूँ देखो आपके अंदर जो ट्यूमर था, कैंसरस था, वो हटा दिया है, आप क्योर हो गए। अगर मैं क्योर हो गई हूँ तो मुझे कीमोथेरेपी क्यों करने वाली है, मुझे रेडिएशन क्यों करा रहे हैं। तो अब लिसन टू दिस वेरी वेरी सिंपली, कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी। क्या मैं गिफ्ट लेके आप बोलूँगी ये ले रवि मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई, नहीं बोलोगे। मैं क्या करूँगी, वो गिफ्ट को मैं डब्बे में डालूंगी। तो समझो कि आप वो क्योर जो है, वो गिफ्ट जो है आपका क्योर है। वो मैं डब्बे में डालूंगी, बंद करूंगी। अभी वो जो है वो आपका सर्जरी है, पर मैं तब भी वो आपको नहीं दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं रैपिंग पेपर भी डालूंगी। तो जो डब्बा और रैपिंग पेपर है, वो आपका हो गया कीमोथेरेपी, समझे ना। जो गिफ्ट है वो आपका सर्जरी है, जो रैपिंग पेपर और डब्बा है वो आपका कीमोथेरेपी है, और जो रिबन है वो आपकी रेडिएशन। अब किसी ने पूरे जहां में वॉल प्रोसेस ऐसे सिंप्लीफाई नहीं किया है कि जब तुम्हारा ट्यूमर बाहर निकल आया तुम तो क्यों हो इतने प्यारे तरीके से तो नहीं किया है कि गिफ्ट की तरह कि गिफ्ट की तरह, ठीक है ना। अच्छा, इतने प्यारे तरीके से नहीं कि मैं आपको जानती हूँ, अभी मॉल में मिलूंगी, हाँ रवि भाई, इस फीलिंग के साथ आप अपनी ट्रीटमेंट को लो। क्योंकि अगर PMES, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अगर ये सब चीज़ें हैं और फिजिकली आप इसको सोचो कि मेंटली और इमोशनली दिस इज़ फॉर माई गुड, ये मेरे लिए ही है, तो फिर आपका शरीर भी कहेगा अच्छा, मेरा दिमाग तो, ये शरीर का दिमाग तो कह रहा है, इमोशंस कह रही हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ज़रूर इसमें कुछ ट्रूथ होगा, कुछ बात होगी। चलो फिर मैं भी शांत हो जाता हूँ, शरीर बोलेगा मैं शांत हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो दिलो दिमाग है उसमें ये फीलिंग है कि मैं अपने ट्रीटमेंट को, मैं अपने सर्जरी को, मैं अपने कीमोथेरेपी को, मैं अपने रेडिएशन को ऐसे एक्सेप्ट करूं, ऐसे जप्फी मारूं, क्योंकि मेरे लिए, मेरी अच्छाई के लिए, समझे ना। तो अब आपका परसेप्शन बदल गया, कैंसर नहीं, अच्छा हे भगवान शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि कैंसर है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ। और क्या कर सकती हूँ? सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। अब कैसे कर सकती हूँ? दिलो दिमाग से उसको इंटरनलाइज करके, एक्सेप्ट करके, प्यार से, ताकि मेरा शरीर कहे वाह ये तो मेरे लिए अच्छा है, हे भगवान थैंक यू कि मुझे पता चल गया, अब क्या है ये और ये, और आपने मुझे सही रास्ता, सही डॉक्टर, सही टेस्टिंग, सही हॉस्पिटल, सही सब कुछ, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, रास्ता है। अच्छा मैम, एक कैंसर कॉन्करर होने के बाद आपने एक मंच चुना
कि मैं जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी, उनको काउंसिल करूंगी, तो ये आपके माइंड में कहाँ से आया? क्या गट फीलिंग रही आपके अंदर कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर, जैसे आप हर बार बोलते हो इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो, तो वो मतलब गट फीलिंग कहाँ से जनरेट हुई अंदर से कि मैं कहाँ से उभरी? हाँ तो उसके पीछे क्या किस्सा रहा? ये किस्सा ऐसा है कि मेरा जो परिवार है, और ये नहीं कि खाली माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू बी बॉर्न इन दिस फैमिली। वो कहते हैं रवि के हमारे पैदा होने से पहले एज अ सोल मैं वो परिवारों को चुनती हूँ जिसमें मेरी ग्रोथ हो, मैं वो लेसन्स लर्न करूं जिसमें मैं आगे बढ़ सकूं। तो इन माय फैमिली, बोथ द फैमिलीज, सोशल वर्क और एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी रहे हैं। माय मासी, यू हैव मेट हर, शी इज़ अ टीचर, माय मदर वाज अ टीचर, आई एम अ टीचर, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज महात्मा हंसराज, उन्होंने DAV स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुरू किए, उनके नाम पे कॉलेज है यहाँ। तो दिस हमारे परिवार में ना ये कंपैशन, ये लव कि हम सब एक हैं, इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 52 इयर्स बैक मैंने अपना BSW किया, मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। 51 इयर्स पहले मैंने B.Ed किया, तो मैं स्कूल्स में सोशल वर्कर का भी काम किया है, काउंसलर का भी और टीचर का भी। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बता रही थी, टुडे आई मेट अ स्टूडेंट ऑफ माइन आफ्टर 40 इयर्स, जो घर आके मुझे मिली आज के कल शाम को, और बोली कि आपने मुझे 40 साल पहले इतना इम्पैक्ट किया था कि मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हमको मिलना था ताकि मैं आके आपको दिस नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड दे सकूं। So it is beautiful how these things come up. भगवान ने कहा, अच्छा बच्चू तू तो बहुत बातूनी है और तेरे में अब स्किल्स आ गए हैं सोशल वर्कर के भी और टीचर के भी, और तू सबसे छोटा हो या बड़ा, आदमी हो, इंसान हो या कुत्ता बिल्ली, यू लव नेचर, यू लव एवरीवन and you embrace it. तो अब तू आ जिंदगी में आगे बढ़, मैं तुझे एक्सपीरियंस दिलवाता हूँ। थैंक यू गॉड, गॉड इज ग्रेट, माय मंत्रा, गॉड इज ग्रेट। शादी करवाई, बहुत मिसकैरेजेस हुए, एक बच्चा अंदर ही गुजर गया 8th month में, स्टिल बॉर्न। मेरे जुड़वे, they were supposed to be born on the 8th of September, but 4th June को 1990 मेरा ब्लड प्रेशर 270/140, मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। हर घंटे फीटल हार्ट बीट, एक बच्चा इधर बुप बुप, दूसरी मिले ना, हर घंटे मेरे पसीने छूट रहे हैं मुझे। अब when you have high blood pressure and you are pregnant, सब दवाइयाँ आपको नहीं दी जा सकती। So I was having Aldomet and Depin, which are blood pressure medicines, while the twins were inside me. और 2 साल के लिए, वो 4th June के बाद, no नमक in my food and only boiled food. ऐसे एक महीने के लिए नर्सिंग होम में थी मम्मी के साथ, एंड आई वेंट इनटू लेबर। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी उठिए। और कौन से दिन? 5th of July, when the children are not due till the 9th of September. मम्मी उठो, लेबर। अच्छा, she got up. What is the gap? टाइम गैप क्या है तेरी लेबर पेन्स में? 1 मिनट और 32 सेकेंड्स। मम्मी शौक से फिर बिस्तर पे गिर गई, फिर भागी गई, नर्सेस को बुलाया, फटाफट मुझे रेडी करके लेके एम्बुलेंस में 8 जन, क्योंकि मैं बहुत पतली थी, पर ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी मैं 100 किलो की हो गई।
8 जन चाहिए थे मुझे उठा के एम्बुलेंस में ले जाने। ब्रीच कैंडी ले गए, फटाफट मुझे खोल दिया। अच्छा, अभी जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, आपको वो दे कैन नॉट गिव यू जनरल एनेस्थीसिया, तो मेरे स्पाइन में एपिड्यूरल। सो आई वॉज फुली अलर्ट कि मुझे अब काटा जा रहा है, मेरे बच्चे निकाले जा रहे हैं। मैंने दोनों को प्यार से पकड़ा। कान उनके खुले नहीं थे, बहुत बाल जो 8वें महीने के बाद गिर जाते हैं, पर ये तो they were 2 months and 5 days premature। मेरी बेटी थी 1 किलो की, मेरा बेटा 1 किलो 600 ग्राम्स पर पैदा होने के बाद दे लूज वेट। तो बेटी बन गई थी 875 ग्राम्स, बेटा 1 किलो। तो मैं ऐसे उठाती थी, एक को एक हाथ में, एक को एक हाथ में। मेरे से वो ले गए दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में थी उसमें बच्चों की क्लिनिक, नियोनेटल क्लिनिक नहीं थी। 5 दिन के बाद मैं गई। मतलब जो कुछ भी मुझे हुआ है, मैं उस पे अटक नहीं जाती रवि। मैं सोचती हूँ कि भगवान ने अगर दिया है कुछ, ही फील्स कि मैं इसका आई कैन गिव अटेंशन to it, I can focus on it and I can come out of it। तो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंसेस दिए, 2 बारी कैंसर 98 में और 2004 में, लेफ्ट ब्रेस्ट 98, 2004, राइट ब्रेस्ट, और मैंने पिंक क्यों पहना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिबन का कलर है वो पिंक है। सो ही हैज़ टेकन मी थ्रू ऑल दिस। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे में तो बहुत कैंसर हुआ। जब बच्चे 7 साल के थे, कोई मुझे मिलने आया, तो मैंने कहा कि सर्जरी के बाद, तो मैंने कहा कि आप क्या करती हैं? बोली मैंने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप शुरू की है। मैंने कहा बढ़िया, मैं वो सपोर्ट ग्रुप शुरू करूँगी चेन्नई जाके। बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे में स्किल्स हैं, सोशल वर्कर के, टीचर के, बातूनी हूँ, आई हैव ऑल दो स्किल्स। मैंने कहा बस माई गोल इन लाइफ। उसने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? कहती है कि तुझे 5 साल सरवाइव करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि 5 साल जब तू सर्वाइव कर लेगी, उसके बाद ही काउंसल कर सकती है। मैंने कहा अरे, और आई एम टेलिंग यू रवि, मेरी जो फीलिंग्स थी, यस एक्सटैटिक है, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे, सब खुश, और मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा ठीक है, वापस ऐसा रूल है कि अगर इफ यू हैव कैंसर, सो यू हैव टू सर्वाइव एट लीस्ट 5 years after that you can counsel। एग्जैक्टली, जो मुझे नहीं पता था और पता चला तो मेरा दिल बैठ गया। तो मैं जब वापस गई, वो सी दैट फीलिंग कि मैं किसी को हेल्प करूं, मैं दैट सोशल वर्क, दैट कि मेरे से अगर किसी को कुछ मिल सके, I'm ready to give it। तो I went to a government hospital and I started, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, जो बच्चे कैंसर के साथ, so I started counseling the parents and the बच्चास। और ऐसे था कि बच्चों को खाना नहीं अच्छा लगता था, you know, with all the treatment। तो एक सहेली ने वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक प्लेग्राउंड बनाया था। तब बच्चों को कैसे खिलाऊं, मैंने एक रूल बना दिया कि जो भी बच्चा पूरा प्लेट अपना ख़त्म करेगा, वो जाके प्लेग्राउंड में स्विंग कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो फिर बच्चों को क्या दिया मैंने? गोल, कि हम खाना खाएंगे, हमको ये रिवॉर्ड मिलेगा। समझे ना? रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम
तुमको खाना नहीं अच्छा लगता, सच्ची आई अंडरस्टैंड, तुम्हारी ट्रीटमेंट हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, वहाँ से नौसिया आ रही है, आई अंडरस्टैंड। पर बच्चा, अगर आप लोग खा लो, क्योंकि खाना आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप खा लो तो पता मेरी सहेली ने जो प्लेग्राउंड बनाया है वो स्विंग्स के ऊपर, स्लाइड के ऊपर, सीसॉ के ऊपर आप मज़े कर सकते हो। तो बच्चों को गोल मिला, फटाफट खा के लाइन लगा देते थे खेलने के लिए। तो ये ऑटोमेटिकली मुझे आइडियाज़ आते गए। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट ऐसा है, आज सर्जरी हुई, 21 दिन के बाद आपके 6 या 8 कीमोस होंगे। उसके बाद 21 दिन के आपका रेडिएशन शुरू होगा। ऑफ कोर्स कभी कभी अगर ट्यूमर बड़ा है तो डॉक्टर कहते हैं पहले कीमोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी से ट्यूमर श्रिंक होगा, फिर हम सर्जरी करेंगे, या कीमोथेरेपी और रेडिएशन, मतलब अकॉर्डिंग टू व्हाट द डॉक्टर फील्स इज बेस्ट फॉर यू। तो मेरी डायग्नोसिस हुई थी फ्राइडे द 13th of February 1998। मेरे बच्चे 7 साल के थे। आई मैं बॉम्बे, सर्जरी हो गई और उन्होंने कहा 6 कीमोथेरेपी और रेडिएशन। और मैंने कैलकुलेट किया 21, 21, 21, 21। फिर मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा क्या बात, मैंने कहा 3 कीमोज मैं कर लूँगी, पर जो लास्ट 3 कीमोज हैं उसके साथ मेरी रेडिएशन होगी। डॉक्टर्स ने कहा तू पागल है, अंदर से कीमो बाहर से रेडिएशन, तेरा शरीर नहीं कर पाएगा, ले पाएगा, क्यों? तो मैंने कहा नहीं, मुझे 3 जुलाई को ट्रीटमेंट ख़त्म करके वापस चेन्नई जाना है, क्योंकि 5 जुलाई को मेरे बच्चों का जन्मदिन है। अब आप समझ रहे हो कि गोल आपके दिमाग में हो तो आप क्या क्या ओवरकम कर सकते हो। तो मैंने अपने मम्मी पापा, 3 हो गए मेरे, मैंने मम्मी पापा को बोला कि अभी जो नेक्स्ट 3 है और रेडिएशन साइमल्टेनियस है, अगर मैं कहूँ नहीं मैं नहीं जा सकती, आप मेरी बात नहीं मानोगे। 9th फ्लोर पे हमारा घर है, आप कुर्सी में बिठा के लिफ्ट में डालोगे, नीचे गाड़ी में ले जाओगे, वहाँ व्हीलचेयर में डाल के मेरी रेडिएशन कराओगे। और 3 जुलाई को मैं वापस चेन्नई चली गई, ताकि मेरे बच्चों का बर्थडे 5 जुलाई को मैं उनकी पूरी क्लास के साथ अपनी सहेलियों के एक कोने में बैठी रही। मैं हिम्मत नहीं थी, आई वॉज फटीग्ड, बाल गिर गए थे, स्कार्फ पहना था, वहाँ बैठी थी मेरी माय मदर इन लॉ, माय फ्रेंड्स रनिंग अराउंड, बच्चे पागलों की तरह घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और शांत स्वभाव से मैं बैठी थी, बट आई वॉज देयर। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अपने आप को गोल देना एंड टू वर्क टूवर्ड्स दैट गोल। कोई बात नहीं, जो भी हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे में विश्वास है भगवान के ऊपर, आत्मविश्वास है, तो कुछ भी। तो फिर यहाँ से वो डायलॉग निकला था, इफ़ आई कैन डू यू कैन, इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। मैम, इंडिया में जो है 1.4 मिलियन केसेस जो हैं हर साल रिकॉर्ड होते हैं एनुअली, तो इसमें मोस्ट ऑफ जो केसेस होते हैं वो वुमेन के होते हैं, लेस होते हैं वो बाकी जो बच गए वो मेल्स के होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मेल्स के केसेस में हम बोलते हैं कि पान सुपारी खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, ये रीजंस हो सकते हैं, जबकि हम देखते हैं कि वुमेन जो है वो बहुत ही लेस, मतलब आप सिटीज़ को छोड़ दो, उसके अलावा जो गांव में रूरल
टाउन्स हाँ में जो वुमेन होगी वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करती, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? भाई ऐसा है कि कैंसर देखता नहीं है कि आप कौन हो। कैंसर देखता नहीं है कि आप गरीब हो कि रिच हो। कैंसर देखता नहीं कि आप आदमी हो कि औरत हो। जब उसको पकड़ना पड़ता है पकड़ लेता है। अब बॉम्बे में एक हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल, तो मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी, उनकी 2 बहनें, अब छोटा भाई, अब मेरे कज़न्स, मेरी 2 बुआ, सबको हुआ है। तो पहले तो वो कह रहे थे कि आपके फैमिली में है, वो कह रहे थे कि हेरिडिटरी है, पर अभी हेरिडिटरी का नाम और निशान नहीं है। क्या परसेंट? 2%। अभी क्या है कि पेस्टिसाइड्स हैं, देयर सो मच ऑफ पोल्यूशन, लंग कैंसर हो रहा है क्योंकि AQ खराब है। एंड दी अदर थिंग जो मुझे अभी दिमाग में आया, आप कह रहे हो कि औरतों को ज़्यादा है, आदमियों को कम। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर आदमी लोग बताना नहीं चाहते कि उनको कैंसर हुआ है। क्यों? आजकल तो औरतें भी नहीं, एक तो डर है कि अगर किसी को पता चल जाए कि मुझे कैंसर है तो मेरे जो बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होगी। समझे ना? दूसरा बात है द मेन एंड द वुमेन हु आर वर्किंग, वो छुपा के रखते हैं कि उनको हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो बिजनेस स्टार्ट किए उन्होंने, लोग, अगर आर्किटेक्ट हो आप, तो लोग तो आपके पास आना बंद कर देंगे ना। वो कहेंगे कि इसका पता नहीं जिए या ना जिए, हम इसको क्यों काम दें। Men don't like to tell. सोशल स्पॉट नहीं मिलता। बिल्कुल। एंड नॉट द women, क्योंकि स्टिग्मा है, कैंसर, हाय क्या कुछ। अच्छा, अनदर थिंग, ज़रूर कुछ इसने गड़बड़ की है पिछले जन्म में कि इस जन्म में कैंसर हो गया है, या इस जन्म में की है, अब गॉड पनिश कर रहा है कैंसर के साथ। तो आप गौर से देखिए कि कितनी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक औरत, अ मदर, उसकी नेबर या सास ससुर माँ बाप हस्बैंड बच्चे कुछ भी होता है, वो उसकी दुर्गा वाली शक्ति आ जाती है, उनको उठा के अस्पताल ले जाके उनका सब ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पर जब अपने ऊपर बात आती है तो हमारा गैस स्टोव होता है ना, 1 2 3 4 बर्नर, जो आगे कुक कर रहे हैं उससे तो ठीक है, बैक बर्नर उसे कहते हैं कि हाँ भाई चलो यहाँ पानी उबालने के लिए रख दो। वो समझते, वो अपने आप को बैकएंड में रख देते हैं, बैकएंड में रख देते हैं। क्यों? ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, फजूल की बात है, हुआ है ठीक हो जाएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। अपने आप को औरतें। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर आपका क्या सजेशन है कि वो कैसे डायग्नोज से लेके कंप्लीट ट्रीटमेंट तक अपना करवाना चाहिए? क्योंकि बिना इसके तो वो ठीक हो नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैं तो सोचती हूँ, अरे अगर मल्टीनेशनल्स और कंपनीज का रूल है कि भाई 1 साल में एक बारी तो आपको चेकअप कराना है, तो हर औरत, हर मर्द, उनके लिए ये रूल होना चाहिए कि अच्छा आप इतनी उम्र है आपकी, इसके बाद हर साल, अच्छा मैमोग्राम कहते हैं कि 35 या 40 के बाद करो, क्योंकि उसमें भी रेडिएशन है। तो वो हर साल नहीं, 40 के बाद, once in 2 years। फिर जैसे आप बड़े हो,
वही सिचुएशन है once in 5 years, once in 10 years, फिर नहीं करो। पर फॉर विमेन सोनोग्राफी फॉर द ब्रेस्ट, पैप स्मेयर, ताकि अंदर से पता चले कि यूट्रस सब ठीक ठाक है, दीज थिंग्स मस्ट बी डन। और आजकल लेट मी टेल यू रवि, अवेयरनेस बहुत फैल रही है, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या काफ़ी कैंसर NGOs, मोबाइल वैन्स विलेजेस के अंदर ले जा रहे हैं। आई एग्री विद यू कि अवेयरनेस फैल रही है, गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, बट लोगों में ना डर है कि अगर करवा लिया और ये पता चल जाए तो। नाउ द थिंग इज कि हमको वो बदलना है। तो मैं कहती हूँ कि जब मैं अपने टेस्ट के लिए जाती हूँ, आप जाओ, ऐसे ये सोच नहीं है कि हाय हाय कुछ पता चल जाएगा। ये सोच है कि जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता है हर साल का, मैं ये रिपोर्टें रख रही हूँ। अच्छा, आजकल तो रखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। मेरे पहले मैं इधर उधर फेंक देती थी और डॉक्टर्स मुझे बहुत गुस्सा करते थे कि अकल नहीं है, पिछला तेरा मैमोग्राम है वो किधर है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि वो है ऐसा, अभी कुछ फ़र्क नहीं हुआ तो कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम जाएं टेस्ट के लिए विद दैट इन माइंड कि दिस इज़ जस्ट अ रिपोर्ट कार्ड, और अगर ये ट्यूमर है, क्या कहा था मैंने कि हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। अगर ये ट्यूमर है इस साल, 1 साल के बाद कितना बड़ा है, कुछ फ़र्क पड़ा है, नहीं फ़र्क पड़ा है, आप एकदम ठीक हो। समझे ना? सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग इन। मुझे द US हैड कॉल्ड मी, 14 of us फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदुस्तान से खाली एक, और वो भी कि उन 14 में से मैं ही थी जो ब्रेस्ट कैंसर ट्वाइस से गुजर चुकी थी। इट इज़ इंटरनेशनल विजिट IVLP, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम ऑन ब्रेस्ट कैंसर। तो बाकी थे NGOs, लेडीज हु वर रनिंग, के जिसमें मैमोग्राम और सोनोग्राफी मशीन्स हैं, सो दैट दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस फॉर diagnosis and treatment of breast cancer and how to prevent it, और अगर पता चल जाए how to treat it। ठीक है ना? So that is what I had gone for। कोई रिपोर्टर था, कोई रेडियोलॉजिस्ट था, कोई सर्जन था, all connected with breast cancer। पर मैं ही थी जो 2 बारी ब्रेस्ट कैंसर से गुजर चुकी थी। सो दीज आर द थिंग्स। हमको पता चला कि भाई अच्छा, मैमोग्राम क्या है? अ मशीन प्रेसेस योर ब्रेस्ट इन सच अ वे ताकि वो इमेज जो है उसमें पता चल जाए कि ये ट्यूमर है, किधर है, कितना बड़ा है, क्या है। जब वो सब पता चल जाता है, फिर सोनोग्राफी करते हैं, फिर बायोप्सी लेते हैं, ताकि यू कैन फाइंड आउट कि ये कैंसरस है या नहीं। You know? अच्छा, मैंने क्या सीखा वहाँ? आजकल ये हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है रवि, कि हम अस्पताल में जाते हैं, कपड़े निकालते हैं, वो कोट पहनते हैं, एक जगह सोनोग्राफी हो रही है, एक जगह मैमोग्राम हो रहा है, एक जगह बायोप्सी हो रही है, 10-15 बारी कपड़े बदलो जाओ। आजकल क्या हो रहा है कि आप एक तरफ से घुसो, यहाँ आपका मैमोग्राम हो रहा है, थोड़ा अंदर जाओ, उसी एंट्री से अटेंडेंट, वो बेड है और आपकी सोनोग्राफी की मशीन है, तो उधर ही पता चल जाता है। इसके बाद तो आपने कपड़े नहीं बदले, आगे जाओ, वहाँ ही बायोप्सी है, थोड़ा आगे जाओ तो काउंसलर भी बैठा है, सो दैट आप एक चक्कर लगा के बिगनिंग टू एंड आपको पता चल जाता है व्हेन यू आर गेटिंग आउट आफ्टर चेंजिंग योर क्लोथ्स कि
आपको कुछ प्रॉब्लम है, डायग्नोस से लेके सोल्यूशन तक अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और व्हेन यू आर लीविंग, काउंसलर भी है टू टेल यू कि भाई है या नहीं है। नहीं है तो ठीक है, 2 साल बाद मिलेंगे, टाटा बाय बाय। है तो ये और ये करना है, ये वेरी सिंपल, ये आपका ट्रीटमेंट है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, और समझाना जैसे कि भाई ये है। तो अगर सर्जरी है तो अपने अच्छाई के लिए वो चाकू है, अगर कीमोथेरेपी है तो अच्छा तुमने तो बोला था कि मेरा क्योर हो गया तो कीमोथेरेपी क्यों? देखो, जहाँ ट्यूमर है वहाँ से अगर एक बैड सेल, नॉटी सेल, कैंसरस सेल निकल के कहाँ जाएगा? आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो कैसे कहते हो, ओह उसका तो शुरू हुआ था ब्रेस्ट पर फिर वहाँ से ब्रेन तक चला गया, लिवर तक, कैसे? खून में। तो कीमोथेरेपी कहाँ देते हैं? खून में देते हैं, ताकि अगर एक नॉटी सेल यहाँ से रफू चक्कर हो गया चोर की तरह, उसको कीमोथेरेपी पकड़ लेती है। अच्छा ठीक है, सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी भी हो गई, तो रेडिएशन क्यों? भाई जहाँ आपका ट्यूमर था, देयर इज अ बेड, वो ट्यूमर कहाँ था? यहाँ बैठा हुआ था। ट्यूमर तो हमने निकाल दिया, पर बेड है। तो अगर ट्यूमर से कोई यहाँ घुस गया है, नॉटी सेल, तो रेडिएशन करके उसको खत्म किया, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट। तो अगर इस तौर तरीके से आप किसी को समझाओ, वो डर गायब हो जाता है। अच्छा, अभी इंडिया में कैंसर के इलाज है, जैसे कि स्टार्टिंग में जब कैंसर हुआ था, लोगों को डायग्नोस हुआ था उस टाइम पे, और आज भी मोस्ट ऑफ केसेस में लोगों को 4th या 3rd स्टेज पे जाके पता चलता है कि दे हैव कैंसर। करेक्ट। तो अभी कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बेस्ट ट्रीटमेंट इंडिया में प्रोवाइड करवाते हैं, और ऐसे स्टेज पे अगर उन्हें पता चलता है तो उन्हें साइकोलॉजिकली क्या मतलब रुख अपनाना चाहिए अपने को लेके कि वो इस जंग को जीत सके? अच्छा, तो पहली बात ये है कि मुझे पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डॉक्टर्स उधर हैं, आपको सब किस्म के कैंसर्स आते हैं, मतलब 72 से लेके 72। तो वो डॉक्टर्स को जानकारी मिलती है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। और फिर ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप देखोगे कि आजकल वो, पहले तो हॉस्पिटैलिटी होता था ना होटल्स का, अब हॉस्पिटैलिटी है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि वर्ल्ड फेमस हो गया है हिंदुस्तान। लोग सब जगह से अब हिंदुस्तान आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं तो पहली चीज़ बोलती हूँ कि देखो, मुझे कहा गया था कि हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट नहीं है, आपको खाली 25% चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, और वो हिंदुस्तान में नहीं, और आपका स्टेज 4th है। अब आजकल दिस इज नॉट नेसेसरी टू गो अब्रॉड, क्योंकि बाहर गांव से लोग यहाँ आ रहे हैं। यू सी, सो वी हैव वेरी गुड डॉक्टर्स, वी हैव वेरी गुड setups, whether it is government hospital or whether it is a private place, सब जगह अब वो प्रोग्रेस हो गया है। इवन इन हाइजीन, कि भी ठीक तरह सफाई से रखो ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं लगे, और ऑपरेटिंग थिएटर में या कहीं और। बट यू आर राइट कि काउंसलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोगों को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता।
दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आई वॉन्टेड टू डू वट आई एम डूइंग, कि भाई मुझे, आई वॉज वेरी लकी कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। रवि, मैं पता क्या लोगों को कहती हूँ कि जब कीमोथेरेपी आ रही है, मैं अपनी कीमोथेरेपी से बात करती थी। कैसे? कि भाई डिविनिटी मतलब जो भगवान के, हम सब भगवान का हिस्सा हैं, हम सब में भगवान है, और हमारी कीमोथेरेपी में भी उनका असर है। तो मैं कीमोथेरेपी से बात करती थी कि द डिविनिटी इन माय कीमोथेरेपी, प्लीज़ आप मेरे शरीर में आइए, आई एम वेलकमिंग यू, ताकि मेरा शरीर भी ओपन हो। मेरे शरीर में आइए और आप ऐसे कीजिए कि जो मेरे बैड सेल्स हैं उनको आप डिस्ट्रॉय करो, पर कृपया मेरे अच्छे सेल्स को छोड़ दो, ताकि मेरी इम्यूनिटी इतनी लो ना हो कि मुझे कुछ और इन्फेक्शन आ जाए। अच्छा मैम, महिलाओं के लिए आपकी क्या टिप्स हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से जैसे कि हो ही ना, या रिस्क कम हो, ऐसे में उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? बेटा, पहले तो आजकल ये दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि एक तो बच्चा के ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो कहते हैं वेरी इम्पोर्टेंट कि यू शुड ब्रेस्ट फीड। शादी हो और आप अपने बच्चों को नेचुरली और नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो सब खैरियत है। पर आप मेरे केस में देख लो कि मेरे ज़िंदगी में आई वॉज गेटिंग प्रेग्नेंट, पर वो प्रेगनेंसी फुल टर्म नहीं होती थी, सक्सेसफुल नहीं। तो मैंने IVF वगैरह नहीं करवाया, पर मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए ताकि वो, जैसे हार्मोन थेरेपी या कुछ, ताकि वो बच्चे मजबूत रह, द फीटस मजबूत रह सके। अब पुराने दिनों में हमारी इच्छा थी कि हमारे बच्चे पैदा हों, और पुराने दिनों में खाली अब्रॉड बताया जाता था कि देखो ये हम आपको जो दवाइयाँ दे रहे हैं इसके कारण आपको शायद ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पर जब इच्छा इतनी है कि बच्चे पैदा करने हैं, तो कभी कभी जानकारी से भी कहते नहीं, हम वी विल टेक द रिस्क। सो दैट इज़ वन थिंग। ना ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने अपने बच्चों को बहुत महीनों ब्रेस्ट फीड किया था, तब भी हो गया। तो द पॉइंट इज़ के जैसे मैं आपको कह रही थी, कैंसर ये नहीं देखता कि आप you're rich or poor, you're man or woman. जहाँ कैंसर ने आना है वहाँ पकड़ लेता है। पर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ जिसके ऊपर रिसर्च की गई है कि हर इंसान की लाइफ में 7 बारी कैंसर आ जाता है और हमें बिना पता हुए चला जाता है। दिस इज़ रिसर्च्ड कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, हम उसको पकड़ लेते हैं, पर 7 बारी हर एक इंसान में जो कैंसर फ्री कहा जाता है, 7 बारी उनका शरीर अटैक होता है, बिना जाने पहचाने अटैक होके वो पता नहीं चलता, पता भी नहीं चलता। सो दिस इज़ व्हाट दिस, ये सब जानकारी अवेयरनेस ऐड होता है। इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, बहुत, एंड इट्स ट्रू, बहुत से लोगों के काम आए। करेक्ट। सो बात यह है कि वी शुड ट्रीट कैंसर। लेट मी टेल यू, कभी कभी डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, दे आर मोर डेंजरस देन कैंसर, क्योंकि कैंसर के लिए तो ट्रीटमेंट है,
you know. So we should not think कि हरे हवा the big sea ऐसे कहा जाता है. We should say कि okay, it's like any other disease, and we should think of it and treat it like any other disease. तो उससे क्या होता है कि your perception changes. वो हवा नहीं होता, और फिर आप जुट के अपनी ट्रीटमेंट के अंदर you can be proactive rather than ओहो. If you are proactive कि हर वक्त जब कीमो आ रहा है तो आप बात कर रहे हो कीमो से कि भाई तू ये कर दे, या रेडिएशन हो रहा है एंड यू से आई एक्सेप्ट दिस रेडिएशन. अच्छा, एक और बात रेडिएशन की, जब आप बीच पे जाते हो या गार्डन में जाते हो, 24 घंटे आप सूरज के नीचे लेटे रहे या सन बेदिंग या जो कुछ भी कहते हैं, शाम को बाय द टाइम यू गो होम योर स्किन इज पीलिंग. वो सड़ जाता है, वो स्किन पील करता है, निशान पड़ जाते हैं. जब आपकी रेडिएशन होती है मशीन से, 30 दिन अगर आप लगातार वो रेडिएशन कराओ तो 24 घंटों का असर स्किन का पीलिंग का होता है. डू यू अंडरस्टैंड? तो रेडिएशन 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए या फ्यू सेकंड्स के लिए या टारगेटेड. पहले तो जब मुझे 2 बारी हुआ, आई जस्ट हैड कोबाल्ट, एक किस्म की रेडिएशन. हम शॉप नहीं कर सकते थे कि अच्छा, और वो क्यों डेंजरस थी? क्योंकि इफ़ यू आर गेटिंग ब्रेस्ट में रेडिएशन हो रही है, ब्रेस्ट के पीछे क्या है? आपका दिल है, आपके लंग्स हैं. तो वो रेडिएशन वुड गो थ्रू योर ब्रेस्ट एंड अफेक्ट योर लंग्स एंड योर हार्ट. पर अभी ऐसी रेडिएशन है जिसे कहते हैं टारगेटेड, यू नो, कि उसके रेज ऐसे आते हैं और फिर ऐसे सिम्युलेट करके मशीन में ऐसे जाते हैं कि जहाँ ट्यूमर था वहाँ ही वो रेज पहुँचे, उसके पीछे ना हार्ट को ना लंग्स को पहुँचे. ठीक है ना? सो दिस एडवांसमेंट साइंस में बहुत बढ़ गई है. दीज आर थिंग्स दैट वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर, कि देखो हम कितने बढ़ गए हैं दवाइयों में, साइंस में, कि नाउ लाइफ इज ईजी, लाइफ इज गुड. अगर ऐसे हम देखें तो वी कैन जस्ट बेनिफिट फ्रॉम आवर ट्रीटमेंट, डर से नहीं. और वी मस्ट, अब कीमोथेरेपी होती है रवि, आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू डिस्क्राइब दिस, कि पहले आपको नॉर्मल सलाइन देते हैं. नॉर्मल सलाइन के बाद आपको प्री मेड देते हैं. प्री मेड मतलब कि सो दैट यू डोंट गेट नोसिया, जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए वो दवाई देते हैं कि आपको नोसिया नहीं लगे. फिर आपको असली कीमोथेरेपी, जो असली माल है वो देते हैं. उसके बाद आपको इसमें भी पहले प्रिपेयर किया जाता है. हाँ, उसके बाद फिर पोस्ट मेड देते हैं. पोस्ट मेड मतलब जो उन्होंने प्री मेड आपकी चीज़ें दी थी टू प्रिवेंट योर नोसिया एंड ऑल दैट, वो फिर से डबल डोज पोस्ट मेड में. फिर आपको वो नॉर्मल सलाइन देंगे. क्यों? ताकि जो ये स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक मेडिसिन्स हैं, आपका शरीर ये सलाइन इधर, सलाइन थ्रू प्री मेड, सलाइन थ्रू कीमो, सलाइन थ्रू पोस्ट मेड, सलाइन आफ्टरवर्ड्स, कि आपका शरीर वो सलाइन से, पानी से, इसलिए वो कहते हैं ज़्यादा पानी पियो ताकि टॉक्सिन्स आपके शरीर को छोड़ के बाहर आ जाए. तो ये पूरा प्रोसेस है. These are simple things जो अगर किसी को वक्त मिले और वो एक्सप्लेन कर दे. कि मुझे पता है कि लोग क्या करते थे, ओह मेरा हो गया, अभी मैं सलाइन की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, बड़ा.
नहीं, वापस चलो, पूरा सलाइन लो। नहीं, मैं घर जाके। अरे तुम पानी पियोगे, यहाँ से अंदर जाएगा, आपके सिस्टम में जाएगा, फिर जाके पेट से वो ब्लड में जाएगा, कितना वक्त लगेगा। यहाँ आपका सलाइन सीधा आपकी वेन्स में जा रहा है और वो सफाइयाँ कर रहा है। ये सोच, अगर सो सिंपल, अगर कोई एक्सप्लेन करे ये छोटी छोटी चीज़ें, तो आप विलिंगली सलाइन पहले, प्री मेड टू प्रिवेंट साइड इफ़ेक्ट्स, कीमोथेरेपी, पोस्ट मेड टू प्रिवेंट, एंड सलाइन यू विल टेक इट के भाई ये सब मेरे लिए ज़रूरी है, और घर जाके मैं पानी भी जितना लिक्विड पी सकूं टू वॉश द टॉक्सिन्स आउट ऑफ माई बॉडी। अच्छा मैम, अब मैं ना, वो आपने कहा था, हम बात कर रहे थे ब्रेक के टाइम पे कि जिन कैंसर पेशेंट्स को आपने काउंसिल किया है, मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहूँगा, जिसमें 3 आपने बताई थी इम्पोर्टेंट है, वो एक एक्सप्लेन करो और कैसे लोग उनसे रिलेट कर सकते हैं खुद को, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, और जब भी वो अपना चाहती थी कीमोथेरेपी, उसने एक चीज़ बहुत क्लियरली कहा था कि मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगी जब तक कि तू ना है उधर, अंदर नीडल जाए, यू हैव टू बी देयर। तो मैं करती थी। एक दिन क्या हुआ, और वो मुझे क्या कहते थे, ये लोग मुझे कहते थे कीमो एंजल, कीमोथेरेपी की एंजल। उसकी नीडल वेन में चली गई, तो वो शांत हो गई कि अब कीमोथेरेपी शुरू है। दिस वाज इन डे केयर। यहाँ तो अब अलग अलग कमरों में हो, या एक कमरा बनाया जाता है कर्टन्स के साथ, ताकि बहुत लोग साइमल्टेनियसली लेट के अपना कीमोथेरेपी ले रहे हैं। और मुझे आवाज़ आई अक्रॉस द रूम, कोई चीख रहा है जैसे कि एक तड़पता हुआ जानवर। तो मैंने उसको कहा कि मैं जा रही हूँ। मैं भागी गई उधर शोर की तरफ। एक लेडी तमिलियन लेटी हुई थी बिस्तर पे और रो रही थी, चीख रही थी। तो मैं गई अंदर और मैंने उसको पूछा कि तू क्यों रो रही है। मुझे उन दिनों में तमिल बहुत नहीं आती थी, पर समझ सकती थी। तो उसने बोला कि इन्होंने मेरे हाथ, मेरे वेन्स में 10 बारी नीडल चुभाई है, पर वो वेन नहीं मिल रही। तो मैंने नर्स को बहुत गुस्सा किया, तू यहाँ से निकल। मैं बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा, पेशेंट का, और मैं बोलने लगी कि तेरा नाम क्या है। कहती है लक्ष्मी। पहले मैंने उसको समझाया कि देख लक्ष्मी, तो वो बिस्तर पे थी, मैं यहाँ बैठी थी, ये हाथ 10 बारी उन्होंने चुभाया था टू गेट द वेन, ताकि कीमोथेरेपी अंदर डाल सके। मिल नहीं रही थी, वो तड़प रही थी, चीख रही थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से फिर मैंने उसको कहा लक्ष्मी देख, तेरा हाथ ना बहुत टाइट है। जब वो नीडल आएगी तेरे पास तो तुझे रिलैक्स करना है। अगर तू रिलैक्स करेगी वेन खुल जाएगी, अगर तू टेंस होगी वेन टाइट हो जाएगी, नीडल अंदर नहीं जाएगी। कोई किसी ने इतनी साधारण तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर मैंने उसको क्या बोला कि देख,
जब समझो, इमेजिन करो, और इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में रवि बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है। इमेजिन करो जैसे कि एक गरम छुरी मक्खन को काटे तो मक्खन पिघल जाता है। एग्जैक्टली। अभी सोचो कि जो नीडल आपके अंदर आ रही है वो गरम छुरी की तरह है, और जो आपकी वेन है वो मक्खन की तरह है। तो जब वो नीडल आएगी गरम छुरी की तरह, गरम नीडल, आपकी वेन मक्खन की तरह है, वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में अंदर घुस जाएगी। ये आप इमेजिन करो। तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया कि आप रिलैक्स करो ताकि वो गरम नीडल जैसी आपके मक्खन वाली वेन के अंदर घुस जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी विजुअल इमेजिनेशन। फिर मैंने उसको पूछा कि आपका इष्ट देवता कौन है? बोली हनुमान। आंजनेया। मुझे तो पता नहीं था कि आंजनेया कौन है। फिर वहाँ एक नर्स खड़ी थी, उसने बोला मैडम हनुमान। आई सेड अच्छा, आपका इष्ट देवता हनुमान है। आप किस फॉर्म में उनको याद करते हैं? बोली कि मैं, जैसे कि मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा तो आप अपने पिताजी को बहुत प्यार करते हैं? जी हाँ। आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करते? जी हाँ। हनुमान को बुलाओ। मैंने बोला, वो शौक हो गई। कहाँ से बुला के लाऊं? और उसके दिमाग, उसका चेहरा मैं देख सकती हूँ, ये तो ज़रूर सटियाई गई है, ये पागल हो रही है। मैंने कहा आप अगर प्रॉब्लम में हो तो आप अपने पिताजी को नहीं बुलाते, उनको नहीं बताते कि ये मेरा कष्ट है? हाँ। बुलाओ हनुमान को। इधर कोई मंत्र है आपके पास हनुमान का? हाँ। ऐसे बुलाओ, और जब वो आएंगे तो आप उनको बोलोगे कि देखो, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर, ही विल प्रोटेक्ट यू। कि आंजनेया आप मेरी देखभाल करो, ये नीडल मेरे वेन में नहीं जा रहा है, आप मेरे साथ खड़े होके इंश्योर करो कि ये नीडल मेरे वेन में जाए। तो मरता क्या ना करता। उसने आंखें बंद की और मैं उसके हाथ को ऐसे करती गई, बहुत प्यार के साथ। मैंने कहा आंजनेय को बुलाओ और बताओ। थोड़ी देर, और मैं देख सकती थी कि उसके जो शिकन है आहिस्ते से शांत। तो मैंने फिर बोला, लक्ष्मी तू तैयार है? कहती किसके लिए? नीडल के लिए। कहते हाँ। फिर मैंने वो जिस नर्स को मैंने गुस्सा करके रफू चक्कर कर दिया था, उसको मैंने बुलाया। मैंने कहा जा, पर देख, आहिस्ते से, बहुत प्यार से, स्लोली, मेदुआ कर। और फिर मैं उसके हाथ को पकड़ती गई ऐसे, अब तो रिलैक्स कर, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं लक्ष्मी को बोल रही हूँ। और वो ऐसे रिलैक्स, इवन योर फेस। शांत हो गए और फिर कुछ नहीं हुआ। नीडल लगी और 1 सेकंड में कीमो शुरू। तो कहती है आंखें खोलूं? मैंने कहा खोल ले। शुरू नहीं हुआ। आशर आंखें खोल। देखा उसने, लग गया था और एक बूंद बूंद टपक के उसके शरीर में जा रहा था। रोने लग पड़ी।
उसने मेरा हाथ पकड़ा, चूमने लग पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ? थैंक यू, थैंक यू। रो रही है। मैंने कहा क्यों? आपने ये करवाया? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं कराया। नहीं आपने, ऐसे नहीं, तूने आंजनेया को बुलाया, ये आंजनेया ने करवाया। वो कहते हैं ना, किसी को मच्छी पकड़ना सिखा दो। दैट्स द स्टोरी हाउ ए काउंसलर वर्क्स। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड। और ये किसी ने मुझे बताया नहीं है, उसी वक्त मेरे दिमाग में ये सब आया। फ्रॉम वेयर? उन्होंने मुझे बताया ना, भगवान ने ये आइडिया दिया, नहीं तो कहाँ से आज कहीं आप पूरे वर्ल्ड में ये आइडिया आप नहीं पा पाओगे। तो क्या हुआ उस दिन? वो औरत जो इतनी तकलीफ में थी, जो तड़प रही थी एक जानवर की तरह, चीख चीख के, उसके आंखों के सामने जो 10 बारी वे नहीं फाइंड हो चुकी, मिल सकी 1 सेकंड में, कि उसको पता भी नहीं लगा कि हो गई है और कीमो शुरू हो गया है। क्या हुआ उसको? कि उसको पता चला कि अगर कुछ ज़रूरत है, आप अपने इष्ट देवता को बुलाओगे और वो आपकी तकलीफ दूर कर देगा। तो क्या काम किया मैंने? आई गेव हर सेल्फ एम्पावरमेंट। आई गेव हर द फेथ कि आंजनेया ने ही सब किया है। अब ये वापस जाएगी गांव या जहाँ भी किसी को कैंसर या कोई तकलीफ होगी। शी वॉज एन एल्डरली लेडी। अपने बच्चों को, अपने नीसेस नेफ्यूज को, कजन्स को, माँ बाप को, सबको बताएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, आंजनेया को बुला। सो बिना कुछ करे मैंने इसको विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ये आइडिया आया, मैंने उसको समझा दिया। और ये भी अगर आप मेरी किताब पढ़ो, इट इज़ कॉल्ड आई इंस्पायर। ये सब किससे ज़्यादातर हैं उसमें। तो कितने लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं। तो दिस इज स्प्रेडिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ। जो उसके साथ किस्सा हुआ वो बताएगी। स्प्रेडिंग बाय द नर्सेस हु सॉ इट, वो दूसरों को बताएंगे। स्प्रेडिंग विद माई फ्रेंड, शी सेड क्या हुआ था, तो क्यों गई थी, उसको किस्सा सुनाया। यू आर ट्रूली इंस्पिरेशन। गॉड इज ग्रेट। मिलियन ऑफ पीपल। मैं कहती हूँ ना, 3 मेरे मंत्र हैं। गॉड इज ग्रेट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दिस टू शैल पास। वो लोग हमें देख रहे हैं या इस इंटरव्यू को जब हम एडिट करके यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज है कि हमारी ज़िंदगी में भगवान, सो फेथ इन भगवान, फेथ इन गुरु, फेथ इन योर फैमिली, फेथ इन योर फ्रेंड्स, फेथ इन योर डॉक्टर्स, पर सबसे बड़ा फेथ इन योर सेल्फ, आत्मविश्वास। और वो हो अपनी मुट्ठी में, तो सब कुछ हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम, इतना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ निर्जा मलिक, जो कि इन्होंने बताया अभी हमें कि कैंसर कॉन्करर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काउंसलर हैं। ये अगर कोई इनसे जुड़ना चाहे डायरेक्टली, अगर इनसे काउंसलिंग अपनी करवाना चाहे इससे रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली मैम से जुड़ सकता है। मैम बड़ी डाउन टू अर्थ है, मैं इनसे मिला। तो थैंक यू
और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। एंड जो भी हैं, आदर प्रणाम सबके लिए, बेहद प्यार, बेहद ब्लेसिंग्स, बेहद दुआएं, बेहद प्रार्थना। गॉड ब्लेस। थैंक यू रवि। थैंक यू मैम। आपसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा बेटा। इट्स माय प्लेजर। एंड ब्लेसिंग्स के आप ये जो अवेयरनेस है अलग अलग बातों के बारे में आप दर्शकों को बताएं, दिखाएं, अवेयरनेस स्प्रेड करें। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस बेटा।